नहीं, बाद में हमने बहुत आसान, जितने सुबह तो मैं आई रोल बताए सारे दिए हमने। 220 25 के बाद तो नॉर्मल थे सवाल। देखो, जो एक फीडर वाला, एक हमने डिस्ट्रीब्यूटर वाला सवाल दिया था ना बेटा, जिसपे दो कनेक्ट किए थे, वो सवाल हमने क्लास में भी किया था, लेकिन मैंने ये कहा था कि इसको बाद में करना जब समय हो। ठीक है, और वो आपका यूपी पीसीएल में भी आया था। है, कोई बात नहीं, संडे को सुबह 6 बजे से इसी का सॉल्यूशन है दोस्त। है, 22 का संडे। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, मैंने लिखा हुआ है डायरी में, बता दूंगा आपको, मैसेज कर दूंगा। दीपावली की छुट्टी में 4 पेपर होंगे तुम्हारे। हाँ, तो क्या बड़ी बात होगी, तो क्लास के अलग। हम्म, करवा क्या दो, तैयार है वो तो। हम्म, जरा चैटिंग बंद कर दी जाए। हाँ भाई, बच्चा कह रहा है कि सर सवाल ना 50-50 के सेट बना के देना। ये तो 250 मैंने शुरू में तुम्हें इसलिए दिए थे, मैं तुम्हारी बैठने की क्षमता चेक करना चाह रहा था। ये सब फैक्टर है बेटा सिलेक्शन में, बच्चा 3 घंटे बैठ के कंसंट्रेट ही नहीं कर पाता, 3 घंटे का पेपर होता है। कमाल की चीज है, सवाल भी 250 ही आते हैं। तो यहाँ तो मैंने 30 मिनट और एक्स्ट्रा दी, ताकि आपके बैठने की क्षमता चेक की जा सके। तो प्रॉपर टाइम को यूटिलाइज करिए, सवाल को आराम से पढ़िए, तसल्ली से, जल्दबाजी नहीं। तो अब आपकी जो कॉपी है वो आपको मिल जाएगी। फिर देखेंगे जी आपने क्या क्या कलाकारी की है। तब देखेंगे, एक एक बच्चे से बात की जाएगी। भाई ये आपको क्लियर बताया था। तब देखा जाएगा, आपका इलाज तब किया जाएगा। हाँ जी, आ जाओ आ जाओ। चलो जी, शुरू करते हैं प्रोग्राम को। यहाँ तक हो गया था हमारा समांतर क्रम में श्रेणी और समांतर। भाई खतरनाक से हंस कौन रहा। बेटा आपके बार 300 आएंगे पेपर में अगर ऐसे दांत दिखाओगे, बता रहा हूँ मैं। ये कह रहा है कि जैक आ जा, कितने करने थोड़ा ही। अच्छा,
मंडे से आप लोगों की जो क्लास है वो सुबह ही निपटा लेंगे, 6 से 12 दोस्त। बस चाहे खाना खा के आ, चाहे बांध के आ, उससे कोई मतलब नहीं। चाहे मत खा के आ। न्यूमेरिकल करवाने हैं आपको। चलिए शुरू करिए, जरा बताइए, आंसर करिए। हर एक बच्चा खुद से सॉल्व करके आंसर करेगा। देखो, ज्यादातर एग्जाम में बेटा बैटरी के इस हिस्से से न्यूमेरिकल आए हैं। 4 दशमलव है? देखिए बेटा, हमने यही तो सिखाया आपको। अरे सीरीज में है तो कितने सेल है? 20। तो यहाँ जो वोल्टेज हो जाएगी 1.5 गुणा 20। हाँ, प्रतिरोध जो हो जाएगा वो हो जाएगा N×R। तो ये हो जाएगा 2। चलो 20 गुणा 0.1। जो यहाँ लोड जुड़ा है ये है 5 ओम। हमें आई का मान पता करना है। तो आई बराबर में 5 और 2, भाई 2 हो जाएगा ना ये। तो आई बराबर में ये रहा जी इसका आंसर। तेरे नेक्स्ट के लिखेंगे। अरे बालमुकुंद कहाँ है आज? और दोस्त बढ़िया? क्या बात है, इससे नजदीकियां बढ़ गई तेरी अरुण तेवतिया से। क्या? अब कोई बात नहीं, हम आपको ये डेली फिल करवाएंगे, इसलिए हमने डेली प्रावधान रखा है कुछ ना कुछ। हम समझा समझा के थक गए तुम्हें, तुम सुनते नहीं। यदि 30 सेल को
समांतर में जोड़ा जाए जिसमें प्रत्येक का 5 वोल्ट तथा इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम, तो 10 ओम का 10 ओम के लोड में हो गया जी। हम्म, भाई वोल्टेज तो वही रहनी है, ये चेंज हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा, 0.5/30। आंतरिक ही तो चेंज करेंगे ना, 0.5 0.5 0.5 कितनी है, 30 है, तो कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट 0.5/30। और यहाँ पर कितना है जी, आप बताइए आई का मान कितना है। इसे सॉल्व कर लो। ये 3-4 न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, एक न्यूमेरिकल इस तरह का पक्का मिलेगा है। दशमलव 066। हाँ चलो, अप्रोक्सीमेटली देखे तो 0.5 ही आ जाएगा। अरे हो गया भाई। आज दिन में भी लूंगा मैं क्लास, तो उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा। अभी क्लास पे नंबरिंग नहीं है, मंडे से नंबरिंग होगी, क्योंकि अभी जो साइलेंसर का है, आज रेक्टिफायर, अब इनके बड़े टॉपिक नहीं है, तो रेक्टिफायर बीजेटी फैट मॉसफेट का ये हिस्सा बचा हुआ है। तो मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि बीच में मान लिया मैं अपनी ये क्लासेस के लिंक रखूँ, ये नंबरिंग रखूँ, तो सही नहीं होगा। पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स एक साथ आ जाएगा, जैसे पूरा पावर सिस्टम आया है हमारा। फिर जो ये अलग अलग है, इनके फिर नंबरिंग मंडे तक मैं करेक्ट कर दूंगा। कई बार जैसे आप लोग भी बाद में ऑनलाइन भी देखें, तब भी दिक्कत ना हो। एक चीज का बेटा और ध्यान रखिए, न्यूमेरिकल बहुत लेंथी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। मतलब जितने क्लास में कराए गए हैं उस लेवल तक जरूर जाए, या जितने पेपर में दे रहे हैं
उसी तरह के या उनको बस हल कर ले। दो चार सवाल रखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था जैसे कल बच्चे मुझे कुछ बोल रहे थे कि आपने कुछ सवाल यही के डाले, ऐसा नहीं है। मैंने जी वालों को तो अब तक ये पढ़ाया भी नहीं उनके क्लास में, जैसे फॉल्ट वगैरह, एमसीसीबी, ये सब नहीं पढ़ाया मैंने अभी। तो मेरे वो तो जब दोस्त पेपर बना लिया, पेपर जब बन के प्रिंट हो चुका, इन्होंने तो तब बोला मैंने कि तुम लोग भी पेपर देने आना। तो ऐसा कुछ एक भी सवाल नहीं रखा। हाँ, बीच बीच में इसलिए रखे क्योंकि पेपर में भी तुम्हें बेटा 250 में से 250 नहीं लाने। पेपर में मेरिट में आने के लिए निगेटिव मार्किंग पे काम करना है, और सबसे अधिक लाने के लिए अब देखो, सही कर लिए 100, गलत कर लिए 150, फायदा क्या हुआ? कल एक बच्चे की कलाकारी देखो, ऑनलाइन में उसने इन 250 सवाल को अगर कोई 1 घंटे में सॉल्व कर दे, जो बोले हम वो हार जाए। उसने 17 मिनट में पूरे पेपर को सॉल्व करके सबमिट किया, क्योंकि मेरे पास टाइम भी आता है इसमें। 17 मिनट में सॉल्व करके सबमिट किया, और उसके 220 218 नंबर है। नहीं नहीं, वो आईटीआई के लायक छोड़ो, बीटेक के लायक भी नहीं, वो तो वैज्ञानिक है। उसे तो अब दूसरे ग्रह पर खोजने की और पानी इस तरह का काम करना चाहिए, एलियनों पे काम करना चाहिए, क्योंकि ये पृथ्वी के लायक तो है ही नहीं। 17-18 मिनट में तो इसमें ढंग से करने वाला है 17-18 भी ना सवाल हो शुरुआत वाले, और 220 नंबर है उसके। तो हमने समझ गए, हम समझ गए कि ये दो दोस्त है जो एक साथ रहते हैं। एक ने पहले सबमिट किया एक आईडी से, पूरा रिजल्ट मिल जाता है पेपर, है जी, सबमिट करते ही। उसने देख के फिर दोबारा से उसने गुस्से में फास्ट मोड में भरे। पहले उसके नंबर 5-7 आए, बाद में उसने पूरे को पढ़ने के बाद, खुशी की बात यह है कि पूरा पेपर देखने के बाद बेचारे के 220 ही आए, 250 नहीं आए, पूरा पेपर पता होने के बाद। तो ऐसा प्रैक्टिस करने से कोई फायदा थोड़ा ही है। रियल प्रैक्टिस तो यही है बच्चों, जैसे तुम लोग बैठे, देखो अगर घर पे बैठे कोई पेपर कर रहा है ना, जब मर्जी सबमिट कर दो, जब मर्जी तुम घूम के आ जाओ, जब मर्जी किताब लेके आ जाओ, तो वो तो तुम फर्जी प्रैक्टिस कर रहे हो, बस मन समझा रखा है भाई, बहुत बढ़िया चल रही प्रैक्टिस, भाई मजा आ रहा। अब यहाँ जो आगे बैठ गया फंस गया, तो वो कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाएगा ही। चलो जी नेक्स्ट लिखेंगे। एक बैटरी में कुल सेल की संख्या 20 है, जिसमें सीरीज में 5 सेल, सीरीज जिसमें सीरीज में 5 सेल और इसी तरह की 4 लाइन पैरेलल में जुड़ी है। प्रत्येक सेल का ईएमएफ 2 वोल्ट है, तथा
आंतरिक प्रतिरोध यदि 2 ओम का लोड जुड़ा हो तो चलिए सॉल्व करिए इसे। एक बैटरी में कुल सेल की संख्या 20 है, जिसमें सीरीज में 5 सेल है और इसी तरह की 4 लाइन पैरेलल में जुड़ी है। प्रत्येक सेल का ईएमएफ 2 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.2 ओम है। यदि 2 ओम का लोड जुड़ा हो तो लोड में धारा ज्ञात कीजिए। 400। देखो भाई 5 सेल हमारी सीरीज में जुड़ी है, तो पहले सीरीज वाले को पूरा करिए। प्रत्येक में कितना है भाई? 2, तो 10 वोल्ट हो जाएगा सीरीज में। 0.2 ये है, तो ये कितना हो गया? भाई 5 गुणा 0.2, तो ये हो जाएगा 1। तो ये हमारे पास में जो सीरीज वाला कॉम्बिनेशन है इसका हिसाब किताब है। अब इस तरह का जो व्यवस्था है ये बनाई गई है 4। और यहाँ जो लोड रेजिस्टेंस है तो इक्विवेलेंट जो हमें मिलेगा यही आएगा। अरे भाई 4 है ना, तो पैरेलल में वोल्टेज तो समान आएगा, रेजिस्टेंस बदल जाएगा 1/4। तो I बराबर हो गया 10/2.25। कितना आ गया? तो 3 तो बेटा ये सवाल है जो काफी इंपॉर्टेंट है। एक और है, किसी धातु के
टुकड़े पर जिसका भार 50 ग्राम है, सोने की परत चढ़ानी है। यदि उसमें 3 एम्पियर धारा फ्लो करें तो 30 मिनट में कितने ग्राम सोने की चढ़ जाएगी यदि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट 0.00065 बताइए जी, हल करो। किसी धातु के टुकड़े पर जिसका भार 50 ग्राम है, सोने की परत चढ़ानी है जिसमें 3 एम्पीयर की धारा को 30 मिनट तक फ्लो करवाना है और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट 0.00065 है। क्या कर दिया? ढंग से कर ले, बहुत गलतियां हो रही है प्रकाश से। राकेश तो बोल रहा था ना बैठ के पढ़ने का, अब तो जेई वाले आ ही कहाँ रहे, अब तो ये भी खाली रहता है। कल से तो ये कमी आएंगे और बी बैच वाले ज्यादातर घर चले गए। तीस मिनट गुणा 60 सेकंड कितने? एम बराबर में जेड आई थी। एम बराबर कितना लिया साहब आपने? चाचा एम तो निकालना है इसमें। कितने ग्राम सोने की परत चढ़ जाएगी? तुमने क्या निकाला? जेड तो जो क्या दे रखा, तो 0.00065
3 × 1800। अब बताओ कितना जी? 3 दशमलव। वेरी गुड, ये है देखो सही उत्तर। 3.5 ग्राम सोने की परत चढ़ जाएगी। तो पहले नियम है, गलतियां क्यों कर रहे हैं इस पे? पहला नियम कब्जे में नहीं आ रहा। भाई बैटरी का यही है बस, दो दो चार न्यूमेरिकल है और कुछ ना इसमें, फिर न्यूमेरिकल का मामला। क्या बताओ बताओ। अरे भाई 50 तो वो था जिस पर चढ़ानी है, धातु के टुकड़े पर जिसका भार 50 ग्राम है। ये 50 ग्राम है, इस पर कितने ग्राम की परत चढ़ेगी, यही तो बताता है लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो एम बराबर जेड आई टी। 50 ग्राम तो है ही बेचारा पहले से, तो वो बताना है कितने ग्राम की परत चढ़ेगी। तो एम बराबर जेड आई टी, जेड का मान है, आई का मान है, टी का मान। अरे कर सकते हैं इतना। बच्चों की तो इतनी अजीब सी शक्ल होती है ना, जैसे सवाल दिया कुछ के यार फिर दे दिया सवाल। थ्योरी ने कितने दे दो रटने की। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ रट के जाओगे तो पेपर में दिक्कत हो जाएगी, तकलीफ हो जाएगी। चलिए जी, तो अब आगे बढ़ते हैं भाई। प्राथमिक सेल पेपर के लिए सेकेंडरी ज्यादा पूछता है इसकी तुलना में। आती तो ये भी है, लेकिन ज्यादा जो खास मानी गई है पेपर में, जो ज्यादा रेशियो है वो सेकेंडरी का है। और लेड एसिड तो बहुत ही ज्यादा फेवरेट है फिर। देखो अभी हम लोग तुलना नहीं करते प्राइमरी और सेकेंडरी की, कंपैरिजन तब करेंगे जब हम सेकेंडरी को पढ़ लेंगे। और अभी इसके साथ साथ में हमें यह भी देखना है कि आप लोग ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज से क्या समझते हो। तो थोड़ा सा वो भी हमें 2-3 पॉइंट अंतर लिखवाने हैं। देखो जी, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी की कंपैरिजन तो तब हो सकता है जब हम सेकेंडरी को भी पढ़ लेंगे। लेकिन इतना तो आपको बड़ा क्लियर है कि देखिए प्राथमिक जो सेल होती है ये छोटे साइज छोटे आकार की होती है। इन्हें रिचार्ज दोबारा से आवेशित नहीं किया जा सकता। ये कम वोल्टेज कम करंट के लिए बनाई जाती है। यह धारा को तुरंत दे देता है। ठीक है जी, ये धारा को तुरंत दे देता है। इसमें यह भी ध्यान रखा गया है, अगर और गहराई में चले तो जो प्राथमिक सेल है उसमें एनोड और कैथोड वो दोनों हम अलग अलग पदार्थ के लेते हैं। मतलब मैक्सिमम में हम अलग अलग पदार्थ के लेते हैं। अब ये सुमित बताएगा बेटा एनोड से क्या समझते हो। बढ़िया टॉपिक है, मजेदार है ये। एनोड से क्या समझते हो? हम्म, हाँ तो बोलो ना। कैथोड क्या है? नेगेटिव। एनायन क्या है? नेगेटिव चार्ज है जो एनोड की तरफ जा रहा है। कैटायंस क्या है? ओके जी। तो पहले प्राथमिक सेल के बारे में कुछ पॉइंट लिखेंगे। यह छोटे आकार का होता है। इसे दोबारा आवेशित
नहीं किया जा सकता, इसे दोबारा से आवेशित नहीं किया जा सकता, यह तुरंत धारा दे सकता है। तो बेटा रिवर्सिबल ऑपरेशन तो नहीं है, ये ले नहीं सकता ना सप्लाई, ये बेचारा दे ही सकता है केमिकल रिएक्शन से। सेकेंडरी में रिवर्सिबल है भाई, जब जैसे ये चार्ज हो रही है तो ये सप्लाई को ले रहा है, और जब ये डिस्चार्ज होगा तो ये वापस देगा, तो वो रिवर्सिबल है। जैसे हम लोग ये कहें ये होती है एक डायरेक्शन में, यह सिर्फ एकल दिशा में काम कर सकता है। जैसे यहां पर कोई सेल है और ये कोई लोड है, तो सेल सिर्फ लोड को धारा दे सकती है, लेकिन ये बाहर सप्लाई से धारा को ले नहीं सकता क्योंकि रिचार्ज नहीं हो सकता। तो ये एक ही दिशा में काम करने के लिए कैपेबल है, सक्षम होता है। इसी को हम लोग कहते हैं रिवर्सिबल, यानी रिवर्सिबल वो होता है जो दोनों तरफ को काम करे, ये होता है रिवर्सिबल हमारा। अब देखिए जी, सबसे पहले इसकी शुरुआत की जाए बेटा, एक होती है देखिए वोल्टाइक सेल, ये बेचारी सबसे पहली सेल थी। एक टेबल जरा और बना दे हम, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी भाई। ये है ईएमएफ, और ये ले लीजिए टर्मिनल वोल्टेज। और हमारा तात्पर्य है कि देखिए जी, ये होगा ईएमएफ, आंतरिक प्रतिरोध में ड्रॉप हो जाएगा, ये मिल जाता है हमें वोल्टेज या टर्मिनल वोल्टेज। तो इन दोनों में बेटा इसके अकॉर्डिंग जरा कुछ पॉइंट को ऐड करिएगा भाई। इसको जो जो पढ़ा रहा हूँ यही पढ़ लेना, घर जाके ये नहीं कि फिर इस पे तुम्हें 2 घंटे देने, इसलिए बहुत स्लो भी पढ़ा रहा हूँ। तो ईएमएफ से क्या समझते हो? अगर लोड ना हो, लोड ना हो तो देखिए इसमें कोई ड्रॉप नहीं होगा, तो भैया यही वोल्टेज हमें यहाँ पे मिल जाती है। तो हमेशा याद रखिएगा कि नो लोड वोल्टेज को ईएमएफ कहते हैं। इसमें क्या है, लोड में वोल्टेज को या वोल्टेज ड्रॉप को टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। अच्छा, ज्यादा कौन सा है भाई इनमें? यह सदैव टर्मिनल वोल्टेज से अधिक होता है, यह कम होता है। क्या करें, इस पे आधारित एक सवाल आ चुका, फिर तुम कहोगे कि सर ने लिखाया नहीं भाई, इसलिए हम सब लिखा दें।
चले, अगर नो लोड पर है, एक पॉइंट और है, नो लोड पर दोनों आपस में बराबर होते हैं, ये दोनों में कॉमन पॉइंट है। चलिए जी, वोल्टाइक सेल की बात कर लेते हैं भाई। ये हमारी प्राइमरी जो सेल है वो 4-5 तरह की है हमारी, लेकिन इन सभी की जो जड़ है वो है वोल्टाइक सेल। सन 1800 में अलेक्जेंडर वोल्टा ने इस सेल के बारे में बताया था या बनाई थी। सन 1800 में अलेक्जेंडर वोल्टा ने इसे बनाया था। तो भाई इन्हीं के नाम पर इस सेल का नाम हो गया जी वोल्टाइक सेल। नींद आ रही है? ऐसे क्यों कर रहा है? आलस्य से भरपूर। अच्छा, H2SO4 बढ़ता है। अरे भाई, एक ये हम लोगों ने एक जार बना दिया या बर्तन बना दिया भाई। अब इसमें भरना है हमें H2SO4, और दो होती है इसमें इलेक्ट्रोड। कौन कौन सी है? जो किताब में कहानी लिखी है ना, उतनी लिखने की जरूरत नहीं है तुम्हें। इसमें ये पूछता है कि कौन सी जो इलेक्ट्रोड है वो किसकी बनी हुई है, किस सिरे पर बनी हुई है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे किताब में बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी लिख दिया है एक एक पेज की, कि पहले एक पोर्ट लिया है, H2SO4 भर दिया है, फिर इसमें दो इलेक्ट्रोड को रख दिया गया है। तो इस तरह की चीजें करने की जरूरत नहीं है भाई। एक है बच्चों इसमें कॉपर की बनी हुई, और एक है बेटा इसमें, अरे शाबाश, तुम तो इसमें खतरनाक हो रखे, जिंक। कॉपर और जिंक। जिंक बोले तो Zn। पढ़ने को तो बहुत चीजें हैं, लेकिन देखो जो हमारी सेकेंडरी सेल है, एडिशन सेल या लेड एसिड बैटरी, भाई इनकी केमिकल रिएक्शन को रट के जाना पड़ेगा कि आवेशित हो रही है कौन सी है, अनावेशित डिस्चार्ज हो रही है कौन सी है। ये दोनों पेपर में आती है और खास भी है। इनमें आपको जैसे ये केमिकल रिएक्शन है ना, तो इतनी बड़ी केमिकल रिएक्शन है, जैसे नॉर्मली है H2SO4 है कि ये दो अवयव में हाइड्रोजन और सल्फेट में टूट जाएगा, तो बड़ी कॉमन है। लेकिन इन सेकेंडरी सेल वाले को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना, पेपर देने से पहले भी एक बार देख के जाना है। और कुछ नहीं आएगा, सिर्फ आपको केमिकल रिएक्शन दी जाएगी और आप पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा सही है या कौन सा
गलत है, इस तरह का, और वो तभी आंसर कर पाओगे जब आपको आता होगा। कॉपर में है बेटा ये Cu। ये बताएगा अब हमें मौर्य जी। इसमें जो डाइल्यूट, सॉरी डाइल्यूट नहीं, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे वो कौन सा है दोस्त? है KOH ले ले, देखो बोल दिया इसने, हाँ ले लो, हमें क्या फर्क पड़ा। H2SO4। अरे मैंने बताया तो यही बहुत चीजें खास है। H2SO4 इसे क्या कहते हैं? अच्छा, ये डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है? कॉन्सेंट्रेटेड है। अरे कॉन्सेंट्रेटेड में बना लोगे बैटरी, वाट लग जाएगी कॉन्सेंट्रेटेड में। कौन है कॉन्सेंट्रेटेड? दोस्त डाइल्यूट ही है जो ये नॉर्मली हम यूज भी करते हैं H2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड तो बहुत नुकसानदायक है, प्योर फॉर्म होती है इसकी। तो हमें देखने को ये मिलता है भाई कि जब हम लोग एक स्विच के माध्यम से यहाँ पर जैसे बल्ब कनेक्ट करते हैं, अगर ये स्विच ओपन है तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं, और अगर बेटा ये स्विच क्लोज्ड है तो फिर होती है केमिकल रिएक्शन। अब होता यह है कि जैसे H2SO4 है, अभी लिखाएंगे आपको पूरी थ्योरी में, ये टूटता है दो में, हाइड्रोजन प्लस सल्फेट में। भाई यहां से एक चीज का होता है जन्म, ये जो हाइड्रोजन है, यही पढ़ाना भी है, ये हाइड्रोजन क्या करता है कि ये जैसे ये कॉपर है, जब केमिकल रिएक्शन होती है बेटा तो ये बनता है यहाँ पॉजिटिव, और जो जिंक है ये बनता है नेगेटिव। अब पॉजिटिव का मेरी डेफिनेशन ये कहती है कि ये एनोड है और भैया ये कैथोड। ठीक है जी। जब हमने स्विच को बंद कर दिया, जब इस पे पॉजिटिव पोटेंशियल आ गई, इस पर नेगेटिव आ गई, तो भैया यहाँ जो भी बल्ब वगैरह लगा है इस पर धारा बहने शुरू हो जाएगी। देखिए ये, अच्छा ये तो धारा की दिशा है। धारा की दिशा ये कई बार पूछ सकता है बेटा कि धारा की दिशा कहाँ से कहाँ पर है, तो पॉजिटिव नेगेटिव तो कोई भी बताएगा, कॉपर से जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ, और जिसमें जो इलेक्ट्रॉन की दिशा है दोस्त, ये आएगी जिंक से कॉपर की तरफ। तो यहां से एक दिक्कत ये होती है जब केमिकल रिएक्शन होती है, देखिए हाइड्रोजन टूट गया ना, तो ये हाइड्रोजन बेटा कॉपर की जो इलेक्ट्रोड है इसके पास में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। अब हाइड्रोजन अगर इसके पास में इकट्ठा होता रहता है तो इसको धीरे धीरे ढकता चला जाता है, तो ये इतनी मात्रा में इकट्ठा हो जाता है कि केमिकल रिएक्शन को ये बाधित कर देता है, केमिकल रिएक्शन को ये रोक देता है। और अगर केमिकल रिएक्शन बेटा रुक गई तो ये करंट देना बंद कर देगा, और इसको हमने कहा पोलराइजेशन। ये प्रक्रिया कहलाती है पोलराइजेशन। अब दूसरी चीज और सुनिएगा, याद रखिए जो प्योर यानी कि शुद्ध जिंक होता है वो केमिकल रिएक्शन नहीं करता है सल्फ्यूरिक अम्ल से, उसका कोई लेना देना नहीं है प्योर जिंक का। तो इसमें बेटा हम लोग शुद्ध जिंक को इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, तो हमें फिर एक नॉर्मल जो अशुद्ध वाला जिंक था वो हमने किया इस्तेमाल। अब नॉर्मल अशुद्ध में या अशुद्ध जो जिंक था उसमें हमारे कुछ अशुद्धियां थी, जैसे कि लोहा, सीसा, मतलब नॉर्मल वाली कुछ अशुद्धियां थी। तो अब ये कर ये रहा है कि जब कोई अशुद्धि इसके पास में है
तो ये जिंक अपने आप में, ये सेल का बहुत बड़ा ड्रॉबैक थी दो चीजें। तो ये अपने आप में जिंक और जैसा लोहा था हमारा या जो अशुद्धियां थी, इनके साथ मिलकर छोटी सी एक अपने आप की सेल का निर्माण कर लेता है, और ये जिंक समय के साथ साथ में खत्म होता हुआ, व्यय होता हुआ चलता है। इसको कहा गया है लोकल एक्शन। इस सेल में ये प्रॉब्लम देखी गई है कि ये जिंक समय के साथ साथ समाप्त हो रहा है, तो इसे कहा गया लोकल एक्शन। अब लोकल एक्शन से बचने के लिए हमें चढ़ानी पड़ेगी इस पे मरकरी की परत, और पोलराइजेशन से बचने के लिए हाइड्रोजन की लेयर इकट्ठी ना हो, हमें इस्तेमाल करने पड़ेंगे डीपोलराइजर। तो एक तो है मैकेनिकल यांत्रिक विधि, तो आप एक काम करो, यांत्रिक विधि में इसे निकालो बाहर, इसे साफ करिए, फिर अंदर रखिए। डीपोलराइजर का ये मतलब है कि आप इस हाइड्रोजन को पानी में बदल दीजिए। तो यदि हम लोग पोटेशियम बाइकार्बोनेट, क्रोमिक एसिड या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड MnO2, इनको यदि हम लोग रिएक्ट करवाएं H2 से, तो ये इस हाइड्रोजन को पानी में बदल देते हैं। ये कहलाते हैं डीपोलराइजर। या फिर एक और तरीका है कि आप हाइड्रोजन को कॉपर के संपर्क में ही ना आने दें। तो हमने बनाई फिर लैक्लांची सेल। तो ये नॉर्मली ये पूछता है कि किस सेल में इलेक्ट्रोड किस किस पदार्थ की बनी हुई है, एनोड का कार्य कौन कर रहा है, करंट की दिशा क्या है, लोकल एक्शन क्या है, पोलराइजर क्या है, पोलराइजेशन क्या है, डीपोलराइजेशन का मीनिंग क्या है, ये सब चीजें पूछता है। बना लिया, आगे बढ़े। यहां तक तो बना लिया ना सबने, जल्दी जल्दी बना लो। ये तुम्हें यही याद करवा देंगे, हम रटवा देंगे यही। हाँ तो ये पूरी सर्किट इसके थ्रू ही है ना। किसके? ये तो केमिकल, वैसे इसमें धारा नहीं कहते हम लोग, ये केमिकल रिएक्शन होते हैं, आयंस और इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है यहाँ। मतलब धारा कहना सही नहीं है, केमिकल रिएक्शन होती है यहाँ। तो ये पॉजिटिव बनता है, ये नेगेटिव बनता है। तो लेकिन सर्किट जो पूरी होती है, सर्किट हमारी इसी के अक्रॉस ये पूरी है, कंप्लीट है। तभी हम लोग ये चालक पदार्थ लेते हैं, ताकि जो आयंस है, इलेक्ट्रॉन्स है, ये हमारे फ्लो कर सके इजिली। तो ये जो सर्किट पूरी हो रही है ना, अगर हम देखें तो ये सर्किट हमारी इसी के थ्रू तो है पूरी जो चल रही है। बना लिया, आगे चलें, कुछ लाइनें लिखेंगे। इसमें ऊपर इलेक्ट्रोड, एनोड का कार्य करती है तथा जिंक इलेक्ट्रोड थोड़ का रिएक्शन के द्वारा जिंक
देखो जी, इसमें ये भी याद रखे बेटा कि जो जिंक है ये जब हमारा सल्फेट यानी SO4 से रिएक्ट करता है तो ये बना देता है ZnSO4 जिंक सल्फेट। और जब हमारा कॉपर इससे रिएक्ट करता है तो ये बनाता है हाइड्रोजन किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सेदारी नहीं निभा रहा, तो कहाँ इकट्ठा होगा भाई ये? अरे बार बार बोल रहा हूँ, कॉपर वाली के पास एनोड में। तो इसमें नेक्स्ट आप लिखेंगे लोकल एक्शन। स्थायी प्रक्रिया। शुद्ध जिंक किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में नहीं लेता है। इसमें साधारण जिंक को इस्तेमाल करते हैं जिसमें कुछ शुद्धियां जैसे लोहा सीसा इत्यादि मिली होती है। जिंक व शुद्धि आपस में एक छोटे सेल का निर्माण करता है और जिंक वह होता रहता है। इसी को स्थानीय क्रिया कहते हैं। कई बार पूछ लेता है कि लोकल एक्शन से आप क्या समझते हैं, तो लोकल एक्शन कहाँ होगा? अरे कॉपर पे होगा, जिंक में होगा, जिंक पे होगा। लोकल एक्शन होता है जिंक पे। फिर देखिए लोकल एक्शन से बचने के लिए जिंक के
इलेक्ट्रोड पर क्या करें, पानी की, पारे की, हाँ, लोकल एक्शन से बचने के लिए जिंक इलेक्ट्रोड पर पारे की यानी कि मरकरी की वैसे ये परत क्या है, ये जिंक में घुल जाता है पारा में, या पारे में जिंक घुल जाता है ऐसा। तो भाई नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग पोलराइजेशन। चलो दिन में पढ़ाऊंगा यहाँ से आगे, तो मेरे नाक के दर्द हो रहा है, गर्म पानी पीता हूँ। दिन में पढ़ाऊंगा, जो प्राइमरी सेल है वो खत्म कर दूंगा आज मैं दिन में ना, आपको लिंक शेयर करूंगा। और फिर बचेगा हमारा सेकेंडरी सेल। कल से शायद आप लोगों की जो क्लास है ना वो सुबह से ही बड़ी क्लास चलेगी, क्योंकि जेई वाले बच्चे तो ज़्यादातर घर चले गए, तो मेरा समय फिर 5-10 बच्चों में खराब हो, उससे बढ़िया आप ही लोगों की क्लास है मैं लंबी लूंगा। क्यों भाई तेवतिया जी, जो रुके हुए उन्हें तो पढ़ाया जाए फिर। आज और देख लो कितने आते हैं ये।